नमस्कार। पुस्तक विमोचन परिचर्चा कार्यक्रम हिंदी साहित्य समिति में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि डॉक्टर विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल एवं विशेष अतिथि श्री हरेराम वाजपेयी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें चर्चा कर रही श्रीमती सुषमा व्यास, राजनीति साहित्यकार, एवं श्रीमती यशोधरा भटनागर, कवित्री एवं कथाकार, एवं साहित्यकार दीपा व्यास सूत्रधार। यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम काव्यकृति डॉक्टर आरती दुबे एवं राजीव रत्न पराशय द्वारा रचित पुस्तकें प्रवासी प्रवाह, एक नदी जो समुंदर बन गई, इस तरह की पुस्तकें आपके द्वारा रचित की गई, जिसका कि विमोचन हिंदी साहित्य समिति में हुआ। आए हम इसमें शामिल होते हैं। ये सारी कविताएं हमारे बचपन, हमारे आंगन से हमारे भीतर चली आई और यही कारण है कि राज्य विदेश में रहते हैं, 7 भाषाओं में लिखते हैं। मैंने तो भी एक ही भाषा में लिखा है। भाई मेरे जो है संस्कृत में स्तुति लिख लेते हैं और निवाड़ी में भजन लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं, रशियन में, फ्रेंच में। मुझे आश्चर्य होता है कि ये प्रतिसाद जो है किसी ऐसी महान आत्मा का है जो शरीर लेकर पाराशर परिवार में जन्म लेगी। तो ये आनंद है, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे तुलसीदास जी की हमने कविता पढ़ी, मास पढ़ाती थी, क्षितिज जलवावत गगन समीरा मंच तत्व यह धरा शरीरा। फिर हम सहज में आए तो हमने जाना तत्व 5 नहीं 7 हो गए। तो मेरे अनुज लिखते हैं एलिमेंट एलिमेंट्स ओ डियर एलिमेंट्स हू आर एंड व्हाट डू यू डू। ये कविता है जो बाल कविता उन्होंने अमेरिका के बच्चों के लिए लिखी, जिनको ये बताया कि तत्व 7 होते हैं। अब भारतीय संस्कृति का प्रसार यहाँ से वहाँ तक कैसे है, हम सहज इन पंक्तियों के माध्यम से लगा सकते हैं। जो जहाँ होता है वो वहाँ उस कार्य को कर रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता कि वो किस शिद्दत से उस कार्य को कर गया। और ऐसे ही चलते चलते उसने 40 लिख दिया, उसकी सीरीज बन गई, उसके ऑडियो और वीडियो लॉन्च हो गए और हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बीच में किस तरह से गीत संगीत पिरोया हुआ है। और ऐसे में ही मतलब वो और मैं हम उनकी साथ साथ सवारी करते थे एक ही नाव में, और इसकी लिखना पढ़ना बांटना बहुत साझा हुआ करता था। तो नाद नादी परिवार हमारा, जिसमें हमने कविताओं को लिखना बोलना सीखा। आज यहाँ पर बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो नाद नादी परिवार से हम उपस्थित हैं। तो ये आनंद है कि वो कलम जो हमको संभलाई गई थी कभी हमारी माँ पाराशर थी, और उस कलम को जिस तरह हमारे पिता ने प्रेरणा दी, जिस तरह हमारे माँ माया बुआ ने सींचा था, जिस परिवार में मैं आई वहाँ पे आज मैं स्मरण करती हूँ मेरे जो ससुर हैं स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जी, उनके लेखन को मैंने देखा कि हम देखते हैं हिंदी की भाषा में व्यावसायिक कलेवर होना चाहिए, वो हिंदी के प्रसार में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आज हमने देखा है कि चाइना, वहाँ के लोग हिंदी सीख रहे हैं। वजह क्या है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने अपने ससुर साहब के देखे कि वो जब हुकुमचंद मिल में मैनेजर हुआ करते थे तो कविताओं में हुकुमचंद मिल के कपड़े के लिए एक कवि सम्मेलन आयोजित किया करते थे, जो हर एक हफ्ते में एक बार उसमें छपा करता था, जिसमें कपड़े जो है वो कविताओं में अपनी चर्चा किया करते थे। उर्दू और हिंदी का सम्मिश्रण आज भी मेरे पास कलेक्शन में, जो मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है, क्योंकि एक पिता की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो कोई जमीन जायदाद नहीं, वो उसके संस्कार है जो उन बच्चों के डीएनए के अंदर है और वो उन्हें इसी तरह से दिए जाने चाहिए। तो ये जो हिंदी का प्रयोग है ये हमारे परिवार में किस तरह रचा बसा है, वो ही हमारी शिराओं में बना है। हम में से कोई ना भाई ना मैं, हम दोनों ही नहीं जानते हैं कि हमने कविताएं क्यों लिखी है या हम कोई कवियाँ साहित्यकार कैसे हो गए। ये एक स्वाभाविक, जैसे बीज बो देते तो अपने आप पेड़ बन ही जाता है, कि वो है इसका पोषण समाज करता है। और आज यहाँ पे मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके हाथों में कलम है और वो कभी न कभी वो हिंदी कहीं न कहीं उनको छू गई है, नहीं तो वो अपने सारे वीडियोस और तमाम सोशल साइट से वो सारा छोड़ के यहाँ बैठकर मेरा भाषण न सुन रहे होते। ये छुअन जो है ये उन तक पहुँचनी चाहिए।
आज बड़े बड़े साहित्यकारों को वो अपने सामने बैठा हुआ देख रहे हैं। ये प्रेरणा उनकी आत्मा को प्रकाशित करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जो प्रकाश हम लेकर चल रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहिए, जो हमें पोषण मिला है वो आगे की ओर जाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी कि नदी जो है उसमें एक नाव रखी थी, और नाव में जो नाव को उसके जो मालिक ने किसी को दिया कि आप इसको रंग दीजिए, क्योंकि नाव जो है वो कई दिनों से उपयोग में नहीं थी। जब नाव को रंगा जा रहा था तो उसमें कहीं कोई छेद था, और जो रंग करने वाले ने उस छेद को अकस्मात ही कर दिया। नाव को जिसने रंग करने के लिए दिया था वो अनजाने में नाव का मालिक कहीं चला गया, और उसकी संतान उस नाव को चमकता हुआ देखकर उसमें जा बैठी, समुद्र में उतर गई और हंसी खिलौने करती हुई दौड़ती रही, खेलती रही और लौट आई। जब तक उसे सूचना मिली कि वो नाव लेकर उनके बच्चे हैं जो समुद्र में उतर चुके हैं, उसके तो मतलब प्राण ही उसके निकल आए कि मेरे बच्चे, क्या होगा उनका, उस नाव में कुछ छेद था। और वो दौड़ता दौड़ता आया और उसने देखा कि उसके बच्चे तो सही सलामत किनारे पर आए। वो गया और उसने उस चित्रकार को बहुत सारा पुरस्कार देना चाहा, जो उसकी उस चित्रकारी जो उसने पेंटिंग दी थी उससे कहीं ज्यादा। उसने कहा मेरे पारिश्रमिक से कहीं ज्यादा पुरस्कार आप क्यों दे रहे मुझे? उसने कहा क्योंकि तुमने अपने कार्य के अलावा वो कार्य कर दिया। अगर तुम वो छेद नहीं भरते तो मेरे बच्चे लौटते नहीं। आज तुम नहीं जानते हो कि कितने छेद, ये कितने तुमने जो कार्य किया वो कितना जिम्मेदारी का था। कहता है मेरे लिए छोटा सा कार्य, जब भी मैं पेंट करता हूँ मेरा सर्विस जो है वो प्लेन होना ही चाहिए। वो जो छोटी सी चीज है वो किस तरह से समझती है। आज हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता में जाने कितने छेद भरे पड़े। ये साहित्यकार की कलमें हैं और ये भाषा है जो संस्कृति से प्रवाहित होती है। ये सारे छेद उनको भरने हैं, ये अपने आप भर जाएंगे अगर ऐसी कविताएं लिखते चले गए, ऐसे साहित्य बनते चले गए। ये जिम्मेदारी है उन सब कलमकारों की जो कलम उठाते हैं। तो ये हमें परिपक्व बना देती है। आज जब मैं कलम उठाकर मंच की इस ओर आके खड़ी हुई हूँ इस पंक्ति पर, तो ये जिम्मेदारी मैं महसूस करती हूँ कि वो सारे छेद भर दिए जाए जो नैतिकता और संस्कृति के कहीं न कहीं उस नाव को डुबाने में न लगे हों, वो बल्कि वो छेद भर दिया जाए तो वो नाव तैरती रहे, वो संस्कृति की जो चेतना है वो सब जगह फैले। और दूसरी जो बात है वेदों को लेकर, मैंने वेद पर पीएचडी किया। शोध एक परंपरा थी, लेकिन जब मैं शोध करती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि हम हमारी जो शिक्षा पद्धति में शिक्षक हूँ, और वो जो कौशल, भाषा कौशल कहते हैं, स्किल्स जिसको कहते हैं, वो पठन, लेखन, तो ये चार जो है वादन, पठन, लेखन, श्रवण, इन चार तक ही सीमित रहता है। जबकि भारतीय संस्कृति में जो वेद और उपनिषद है उसको चिंतन और मनन तक लेकर जाते हैं। तो ये जो दो हैं ये छूट गए हैं हमारे बच्चों से। उनको लिखना, पढ़ना, बोलना और अपनी बात को व्यक्त करना, अभिव्यक्ति, बस हमने चार ही कौशल सिखाए हैं सारे टीचर्स। ये मनन और चिंतन, इसका क्या? जब तक शोध तक नहीं कोई पहुंचता है विद्यार्थी, तब तक वो चिंतन और मनन को सीखता नहीं है। और जब तक चिंतन मनन नहीं होता, प्रज्ञान नहीं होता, ज्ञान और विज्ञान जो हो जाता है, प्रज्ञान नहीं होता। और ये प्रज्ञान ही इसका कारण है जो दर्शन ऋषि श्रीमाता निर्मला देवी ने हमें दिया है। और यही प्रज्ञा, यही चेतना जो है सात समुद्र पार तक फैलनी चाहिए। वहाँ के बच्चों को पता होना चाहिए कि तत्व 5 नहीं, अब तत्व 7 होते हैं। तो ये ही इसका कारण है। यहाँ पे और भी कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको मतलब पंक्तियाँ हैं जिसको मैं कहते हैं, जैसे राजीव लिखते हैं, उनका लेखन जो है बड़ा सधा हुआ है। जैसे उन्होंने निमाड़ी में लिखा, थारी, मैं गा सकती हूँ उसको, थारी जोड़ी पल्लू पसारू हो मारा मन अंगनाम पधारो हो मां। ये भाषा लिखने वाला वो व्यक्ति है जो पिछले 28 सालों से विदेश में, इसके कानों में निमाड़ी को दूर हिंदी में नहीं पढ़ती कभी। हम ये सोचते हैं कि जिस भाषा को हम चारों ओर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे बच्चे 24 घंटे हम हिंदी सुनने के बाद भी उनकी कॉपी में कितनी त्रुटियां हैं। और हमने अपने पिताजी को प्रूफ रीड करते हुए देखा है, तब हमें समझ में आया कि एक भी पढ़ने में एक भी मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए। प्रूफ रीडिंग इसको कहते हैं। तो ये हमारी भावना है, ये हमने देखा, तब हमने सोचा कि हाँ ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आज के बच्चों की आप हिंदी कॉपी उठा के परेशान हो जाएगी गलतियों को जीरो लगा करके। ये भावना चली गई है समाज से कि एक भी पेज में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें से शायद कोई अगली पीढ़ी में प्रूफ रीड नहीं करता है तो करना चाहिए। मैंने उन लोगों को देखा, एक वो पीढ़ी है
जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। न्यूज़पेपर में गोले लगाया करते हैं आज कि ये जो प्रकाशक है उन्होंने जो प्रकाशन किया है उसमें इतनी गलतियाँ हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप भास्कर का संपादकीय पढ़ लीजिए या पत्रिका का संपादकीय या नई दुनिया के लेख पढ़ लीजिए, तो प्रूफ रीडिंग है कहाँ, तो बच्चा कितनी गलती करेगा। बहुत सारी बातें एक शिक्षक के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में जो मैं देखती हूँ, और यही सारी चीज़ें इस कविता में छाई हैं। तत्वों को लेकर बात करती हूँ, तो आज अपनी एक कविता सुनाती हूँ यहाँ से। मैं छंदबद्ध कविता को कविता कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो गाई जा सकती है और वो बच्चों को याद रहती है। जितनी भी कोर्स में किताबें हैं उसमें जितनी भी मुक्त छंद की कविता है मेरे बच्चे को ही याद नहीं करता, और जितनी भी छंदबद्ध कविताएं हैं जब वो मैं क्लास में पढ़ाया करती थी तो 3 क्लास बाहर तक पता था कि आज टीचर जो है वो ये वाली कविता सुनाई, और फिर मेरे बच्चे मेरे सामने से गुनगुनाते हुए निकल जाते। गायन छंद जो है ये हमारी भारतीय कविता का की आत्मा है, और ये ही कविता के आनंद को देता है। मीरा गाती थी, कबीर गाते थे, तुलसी गाते थे, जिनका भी नाम लीजिए, ये गा गा के कवि बने। ये सब दर्शन और आध्यात्म के फिलोसफर्स हैं बड़े बड़े, और इन्होंने गाया कविता गाने की चीज। तो देखिए, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे, मिट्टी यह मिटती नहीं मिटे हाथ की रे, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे। तू क्षुद्र जान जिसको रौंदे उसने कई कर्म किए औंधे, लघु प्राण बसे जहाँ जीव जंतु मिटते फिर बचते घरौंदे। मैं युगों युगों से अविनाशी, मैं युगों युगों से अविनाशी, पद चिन्ह बने हैं रे, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे। कई रूपों में ढलती जाती फिर बनती फिर गलती जाती, कई रूपों में ढलती जाती फिर बनती फिर गलती जाती, नव फूलों पल्लव पत्रों में नव रूपों में सजती जाती। अति नर्म नर्म सौंधी सौंधी, अति नर्म नर्म सौंधी सौंधी है मेरे रूप अने, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे। कहीं रणभूमि के शोणित कर, कहीं हमारी मिट्टी में वीरों के खून के जो बूंद है वो गिरते मिट्टी हुई है, तो कहीं श्रम के कण मिट्टी हुए हैं। मिट्टी बहुत अनमोल है, पवित्र है, वो क्यों है। कहीं रणभूमि में शोणित कण कण श्रमिकों के उजले श्रम कण, पथिकों के पद की धूली हो या हो कुम्हार का रजमर्दन, सबकी गाथा मेरे भीतर, सबकी गाथा मेरे भीतर, बन बन के मिटे अनेक, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे। रजवाड़े राजे महाराजे कैसे भी ठाट खड़े साजे, सब धूल में मटिया मेट हुए कीर्ति युवान गाजे बाजे, उनके ललाट का तिलक बनी, उनके ललाट का तिलक बनी, जो हुए भले और नेक, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे। चलती पुरवाई मंद मंदली मेरी ही सौंधी सुगंध, प्रभु पद रज का मकरंद बनी, रंध्रों में बसती बालगन। बच्चे इसी मिट्टी में खेलते हैं और भगवान स्वयं इसी मिट्टी में खेलते हैं। चलती पुरवाई मंद मंदली मेरी ही सौंधी सुगंध, प्रभु पद रज का मकरंद बनी, रंध्रों में बसती बालगन। मुझ में खेले मुझसे खेले, मुझ में खेले मुझसे खेले, पर हुए न मेरे में, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे। हम मिट्टी को खेलने के बाद भूल जाते हैं, पैर हमारे मिट्टी में नहीं थे। मिट्टी का एक प्रश्न है जो माँ सीता से जुड़ा है, बस अगला अंतिम वर्ग उसी का है। त्रिभुवन के स्वामी या प्यारे सब है मिट्टी के शहजादे, त्रिभुवन के स्वामी या प्यारे सब है मिट्टी के शहजादे, मैं अंत शरण्या अंक बनी, मैंने सबके सपने साधे, मैं अंत शरण्या अंक बनी, मैंने सबके सपने साधे। जानकी मेरी जाई पुत्री को, जानकी मेरी जाई पुत्री को, दे न सके ग्रह एक, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे, मैं तो हूँ मिट्टी की माया मुझे मिटा कर दे। धन्यवाद, आभार पुनः पुनः आप सभी का। हम सब स्वाध्याय के लिए आगे बढ़े।
किताबें पढ़ें ताकि हमारे अंदर का साहित्य बाहर आए। परिपक्वता दिखाई देती है, जैसे कोई मूर्ति का भावों की छेनी हथौड़ी से खूबसूरत मूर्ति को आकार देता है, वैसे ही इनकी शब्दों और भावों की छेनी हथौड़ी से ये कविताओं को आकार देती हुई मालूम पड़ती है। देखिए कितने सुंदर भाव में गांव की मिट्टी शहरों की आपाधापी में झोंक दिए सुख भट्टी हुए, माँ की गोद सी ठंडक मिलती अपने गांव की मिट्टी में। नरम बिछोने गरम बिस्तरे पर करवट में रात कटे, मीठे मीठे सपने हैं खुरदुरी ताज की पट्टी में। चमक धमक है बड़ी टोकरी मन की भूख मिटाए क्या, सोंधी सोंधी महक प्यार की माँ की चटनी खट्टी में। बहुत सुंदर भाव के साथ मेरे आदरणीय स्वर्गीय मामा जी कुंचन मिल में मैनेजर थे, बेहद विद्वान, साहित्य और अध्यात्म के ज्ञाता थे। अनेक वाक्य और चमत्कारिक घटनाएं मैंने उनके मुख से सुनी है। आप जी के पूज्य दादाजी और पिताजी भी साहित्य और अध्यात्म के गहन अध्येता हैं। इस सबका प्रभाव आप जी पर पड़ा है, जो इनकी कविताओं में भी झांकता है। इनकी कविताओं में अध्यात्म, भक्ति, दार्शनिकता और प्रेम की भावनात्मकता तीनों का संगम है। कविता प्रारंभ ही होती है गुरुदेव गुरु कृपा कांक्षी गुरुदेव की प्रार्थना से। तिमिरा ज्ञान निमज्जित व्याकुल जीव अबोध, पड़ी गुरु की दिव्य दृष्टि जीवन हुआ सुबोध। सबसे खास बात यह है कि कविताओं को इन्होंने किसी विषय में नहीं बांधा है। सभी विषयों पर एक ही कविताएं समंदर से विस्तारित होती है, सूर्य सी आसमान को छूती हुई दिखाई देती है। इंद्रधनुषी 7 रंगों की तरह सभी विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अगर माँ पर लेखनी चलाई है तो पिता पर भी लेखनी चलाई है। बेटी पर लिखा है तो बेटे पर भी लिखा है, कृष्ण भक्ति पर लिखा है तो राम भक्ति पर भी लिखा है, और देश प्रेम पर लिखा है, सौंदर्य प्रकृति पर लिखा है तो कोरोना काल पर भी लिखा है। ये सब खूबसूरत विषयागत रंगों से रंगी कविताओं का संग्रह जान पड़ता है। माँ पर तो हर रचनाकार ने लिखा है। माँ की याद में से मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। माँ कहीं नहीं जाती, वो सदा रहती है आसपास, बेटियों की बातों में, सुख दुख की रातों में, माँ का भीगा स्पर्श समाया रहता है हरदम। इसी तरह उन्होंने बेटियों को सुनो बेटियों कहकर आह्वान दिया है। ओंकाराय बिंदु से युक्त ओंकार रूपी जिस ईश्वर का योगी ने ध्यान करते हैं, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, मोक्ष देने वाला है, उसे मैं नमस्कार। वरेण्य मंच को नमन। आदरणीय सुषमा जी और हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर विकास समीर जी, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी विभाग, श्रीमान हरिराम वाजपेयी जी, सुषमा व्यास जी और सुषमा दुबे जी, राजीव रत्न पारशर जी और कार्यक्रम की कुशल संचालक दीपा जी को सादर नमस्कार है। मैं चामुंडा की नगरी, माँ चामुंडा की नगरी देवास से यहाँ अहिल्या की नगरी इंदौर में आई हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रवासी प्रवाह के काव्य संग्रह जो है इसकी समीक्षा कर रही हूँ। और ये जो हमारा मैं जो भी अब कहने जा रही हूँ, ये सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी सर ने कहा
कि पुस्तक की खुशबू, कागज की खुशबू हमारे मन में भी बैठ जाती है। परंतु मेरे हिस्से आई है यहाँ ई बुक। यह ई बुक है, इसमें मुझे जो पढ़ना था सब वर्चुअली, मतलब आपको सॉफ्ट कॉपी में मिला है। मुझे पढ़ने की खुशबू मुझे नहीं मिली है। और दूसरी बात, राजीव जी से मैं जितने पहचानती हूँ, आरती जी को हम वर्चुअली जानते थे। अभी कुछ समय पूर्व ही मैं आरती जी से परिचित हुई। वर्चुअली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था लाल नागरिक समूह, उससे मैं जुड़ी और उसके माध्यम से राजीव जी से परिचित हुई। परंतु आप ये देखिए कि जो वर्चुअल संबंध होते हैं, आजकल जिस प्रकार से तकनीक विकसित हो गई है, तो तकनीक इस दिशा में भी विकसित हुई है कि जहाँ रिश्तों का विघटन हो रहा है वहाँ रिश्ते जुड़ते भी हैं। और इस प्रकार से सुदृढ़ता से जुड़ते हैं कि वहाँ बैठे, अमेरिका में बैठे हुए हमारे राजीव रत्न पाराशर भाई साहब ने कहा, भैया ने कहा कि मेरी पुस्तक की समीक्षा यशोधा दीदी करेंगे। तो ये मेरे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का विषय है और मैं इसके लिए राजीव जी को धन्यवाद दूंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दीदी से मैं भी वायरल से ग्रस्त हूँ, परंतु राजीव जी का आग्रह शिरोधार्य कर और मैं इस पुस्तक समीक्षा के लिए यहाँ हूँ। और पुस्तक समीक्षा की पुस्तक है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी राजीव रत्न पाराशर जी किस प्रकार का कुछ व्यक्तित्व है। जैसे आरती जी ने बहुत कुछ कहा, पर मैं अपनी दृष्टि से उनके व्यक्तित्व को आपके सामने चित्रित करना चाहूंगी, खाका आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। राजीव रत्न पाराशर एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो बरसों से विदेशी भूमि में रह रही है, परंतु भारत भूमि की माटी की सौंधी गंध ने ना तो उन्हें भारत को भूलने दिया, ना भारत की माटी की सौंधी गंध को। और उनके हृदय में एक द्वार खेले और 3 द्वार सिंधु वाला देश रचा बसा है। ऐसे हैं हमारे कवि राजीव रत्न पाराशर जी। इसकी पुस्तक का नाम है प्रवासी प्रभा। काव्य संग्रह है, ई बुक। और राजीव रत्न पाराशर जी के हृदय में जो भारत बसता है, उसके लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हर भारतीय छोटा सा भारत अपने साथ लेकर जाता है। हर भारतीय एक छोटा सा भारत अपने साथ लेकर जाता है और ये हम स्वयं भी अनुभव करते हैं। जैसे हम विदेश की भूमि पर पैर रखते हैं तो हमें अपना देश, वहाँ की गंध, वहाँ के पेड़ पौधे, पंछी, चिड़िया सब कुछ याद आ जाता है। और संपूर्ण काव्य संग्रह की आत्मा ही नहीं है। पूरा मुख्य प्रश्न आप देखेंगे वो इसी भाव को दर्शाता है और इसी को अभिव्यक्त करता है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रवासी प्रभाव इसी भारत की बात को, भारत के दर्शन को, साहित्य को, संस्कृति को, आध्यात्म को दर्शाता है। और कुल पृष्ठ संख्या है इसमें 113, कविताएं हैं 58 और प्रकाशक है शैलपुत्री। प्रथम संस्करण है 2022 में, कुल कविताएं 58। राजीव रत्न पाराशर जी का काव्य संग्रह प्रवासी प्रवाह का पावन प्रभाव कवि हृदय की सुकोमल, मृदु, अमल, पावन भावनाओं का प्रबल आवेग है। आध्यात्म, संस्कृति, दर्शन, संस्कारों की पवित्र सलिला से उठती उर्मियों से स्वर्ग राजीव जी की कविताओं को सरगम प्रदान करते हैं। सप्त सरगम। प्रवासी प्रवाह की प्रथम रचना प्रथम प्रणाम में बाल्यावस्था में बाल हृदय में रोपे बीज त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ये भाव इस प्रकार से विदेश की भूमि में पल्लवित और पुष्पित हुआ कि उनकी जो प्रथम कविता है वह है
है माता पिता प्रत्यक्ष ब्रह्म अभिनंदन उनके चरणों में। है माता पिता प्रत्यक्ष ब्रह्म अभिनंदन उनके चरणों में। तो भक्त श्रवण से ये मातृ पितृ अनुराग की अपने इन पंक्तियों से हृदय को भाव विभोर कर देते हैं। हमारा हृदय भरता है। माँ परेशु कदाचर, अगली कविता के शीर्षक से। कविता गीता के कर्म योग को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। निष्काम कर्म ही मनुष्य को कर्मयोगी बनाता है। निष्काम कर्म यज्ञ रूप है। गीता के इसी मंत्र, इसी दर्शन को आपकी कविता माँ परेशु कदाचर शीर्षक से जो कविता है उसमें अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। कर्म किए जा फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कर्मण्येवाधिकारी से कर्म किए जा फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यज्ञ कभी ना जाते खाली, देर सवेर हल निकलेगा। मुट्ठी में दे दे दबा जोर से, रेती में से चल निकलेगा। कर्म किए जा फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यज्ञ कभी ना जाते खाली, देर सवेर हल निकलेगा। मुट्ठी में दबा जोर से, रेती में से चल निकलेगा। अद्भुत अद्भुत बाहुबल पे भरोसा, पुरुषार्थी पुरुष पैर लक्ष्मी। इस सूक्ति वाक्य को यहाँ हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह भाव हमारे प्रवासी भारतीय के हृदय में पल्लवित पुष्पित हो रहा है। वो से इस सौरभ को विदेश की भूमि में खेल रहा है। इससे गौरव की बात हमारे लिए क्या है। तो ये सच में मैं पढ़ते हुए बड़ी गौरवान्वित अनुभव कर रही थी। ई बुक है मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था इसको पढ़ना, क्योंकि एक पढ़ो तो दूसरा गायब हो जाता है, परंतु आनंद आ रहा था पढ़ने में। तो मैं इससे बड़ी गौरवान्वित अनुभव कर रही थी। तदात्मनम सृजाम्यहम्, हम देखते हैं कि हमारे दर्शन में, हमारे शास्त्रों में, हमारे जो गुरुजन हैं वो हमें बताते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये जो विकार हैं मनुष्य को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देने चाहिए। पंच विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या,